समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रस्तुत करता है जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 में हुआ था एवं मृत्यु 1883 ईस्वी में। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। इसका प्रयोग हुआ था सोवियत संघ में। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है उद्देश्य जन कल्याण, बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, केंद्रीय आर्थिक नियोजन, बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासकीय कीमत, आर्थिक समानता। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, वितरण व विनिमय को संचालित करता है। सरकार आर्थिक क्रियाएं सरकार के हाथों में रहती है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे प्रस्तुत करता है ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स। इसकी विशेषता है जन कल्याणकारी राज्य, आर्थिक नियोजन, सामाजिक न्याय। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं जब उत्पादन के 4 कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। द्वैध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंडिया। समानांतर अर्थव्यवस्था जब काला धन अत्यधिक बढ़ जाता है तो समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी होती हैं। काला धन किसे कहते हैं वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। मौद्रिक आय किसे कहते हैं किसी श्रम के बदले मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं। प्रयोज्य आय डिस्पोजल इनकम किसे कहते हैं मौद्रिक आय में से टैक्स को घटा देने पर बचे धन को प्रयोज्य आय डिस्पोजल आय कहते हैं। इसे यह पूरी तरह वाइट मनी होता है। वास्तविक आय रियल इनकम, अगर हम किसी से उधार लिए रहते हैं तो उसके उधार को तो हम चुकाएंगे, वैसे ही प्रयोज्य आय में से देनदारी अर्थात ऋण भार को हटा देने पर बचा धन वास्तविक आय रियल इनकम कहलाता है। महंगाई बढ़ जाने पर वास्तविक आय घट जाता है। अब तीनों को मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय को हम लोग तीनों को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। नीतीश ने अनुराधा से 4000 कर्ज लिए थे तो यह ऋण भार हो गया। और यदि नीतीश की आय 1 लाख है तो यह मौद्रिक आय हो गई। और नीतीश पर 30% टैक्स लगता है तो 30% घट जाएगा टैक्स के माध्यम से मौद्रिक आय में से, तो वो प्रयोज्य आय बचेगा। सभी आय की गणना कीजिए तो मौद्रिक आय कुल 1 लाख रुपए है, जिस पर प्रयोज्य आय 1 लाख में से 30% टैक्स घटा देंगे तो अर्थात 1 लाख का 30% होगा और 30,000। तो 1 लाख में से 30,000 घटा देंगे तो 70,000 हमारे पास बचेगा। तो वास्तविक आय 70,000 कैसे होगा तो वास्तविक आय में से जो हम उधार लिए हैं उसे चुका देंगे। 70,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 66,000 बचेगा। यह रियल इनकम है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसे कहते हैं यदि किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी से मिलने वाले आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर एनएनपी होता है। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना 1951 में हुई। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है। भारत में प्रतिलखित आय की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी ने
इस समय भारत का प्रतिलिखित आय निकाला था जो सालाना था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है। वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 सालाना है। किसी देश के प्रगति को दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है। चालू कीमत चल रहे वित्तीय वर्ष को चालू कीमत कहते हैं। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं निकलता। स्थिर कीमत बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय। बीते हुए वर्ष पर निकाला गया राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है। इसके किसी वर्ष को हम आधार मान लेते हैं, जैसे भारत का आधार वर्ष 2011 से 12 है। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर एनएनपी को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से किया जाता है। पहला, उत्पादन विधि। इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को जोड़ा जाता है। यह जीडीपी को दर्शाता है। इसमें दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न होती है, जिस कारण अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। आय गणना विधि। इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों की आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन तथा आय दोनों विधि से किया जाता है। उपभोग विधि। इस विधि में उपभोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है। बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वह है एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर अर्थात भारत के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं करते। भारत के बाहर वाले देशों को, जैसे भारत के आदमी एक विदेश में काम कर रहे हैं तो उसकी आय को हम लोग इसमें नहीं जोड़ेंगे। भारत में की विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में जितना उत्पादित वस्तु उसी को जीडीपी में जोड़ते हैं। जैसे टाटा भारत की कंपनी है, एलजी विदेश की कंपनी है, मगर ये दोनों भारत में बन रही है, भारत में उत्पादित हो रही है। और एक आदमी है जो भारत का है मगर वो विदेश में काम कर रहा है, तो उसका आय है 150 रुपया और टाटा का है 800 और एलजी का है 300। तो भारत के अंदर वाले आय को जोड़ेंगे तो वो जीडीपी होगा। तो टाटा एलजी को जोड़ेंगे तो 800 प्लस 300 1100 होगा जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय के आय को जोड़ते हैं। माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय X है तथा विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय Y है, तो जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस X माइनस Y। राम इज इक्वल टू 150। जैसे टाटा कंपनी 800, एलजी कंपनी 300, जीएनपी बराबर होगा टाटा एलजी का जीडीपी होगा 1100 प्लस विदेश में जो भारतीय काम कर रहा है उसका आय 150 और जो भारत में विदेशी व्यक्ति काम कर रहा है उसका आय है 300। तो 150 माइनस 300 होगा माइनस 150। तो 1100 में से माइनस 150 करेंगे तो 950 बचेगा। नोट करने वाली बातें, x माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं। x माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं। केस 1, यदि x बराबर y हो तो संतुलित अर्थव्यवस्था होता है। जीएनपी बराबर जीडीपी।